शादी के बाद यह पहली बार था जब शिवलाल अपने ससुराल जा रहा था। उसकी पत्नी गौरी 2 दिन पहले ही मायके पहुंच चुकी थी। जब शिवलाल अपने ससुराल के गांव की एक छोटी सी किराने की दुकान के सामने से गुजर रहा था, तभी दुकानदार ने उसे आवाज दी। अरे शिवलाल, अरे ओ शिवलाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जगतराम काका। आप लोग सब ठीक ठाक हो कि नहीं? जगतराम काका मुस्कुराए और बोले, हाँ, भगवान की दया से सब चल रहा है। तो तुम अपने ससुर के घर जा रहे हो? हमारी गौरी तो दिख नहीं रही, वो कहाँ है? वो नहीं आई? वो 2 दिन पहले ही आ गई थी काका। मेरा कुछ काम बाकी था, सब निपटा कर अभी आया हूँ। जगतराम काका ने प्यार से सिर हिलाया। अच्छा किया। तो अब कुछ दिन रहोगे या चले जाओगे? हाँ, यही कोई 1-2 हफ्ते तो रहूंगा ही। तो आज जल्दी घर चले जाना, शाम हो चली है। अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना। क्यों काका? शाम हो जाए तो उससे क्या होगा? जगतराम काका थोड़ा हिचकिचाए। अरे कुछ नहीं, तुम नए हो, अंधेरे रास्ते में दिक्कत होगी, बस इसलिए बोल रहा। इतने में शिवलाल अपनी सास के घर पहुंच गया। शिवलाल के ससुराल में सिर्फ उसकी पत्नी के बाबा और उसका एक भाई रहता था। मां बीमारी की वजह से कुछ साल पहले चल बसी थी। अरे देखो तो कौन आया है। आओ बेटा आओ, कितने दिन बाद आए हो। तुम्हारे माँ बाबू कैसे हैं? सब ठीक है बाबा। आप लोग सब कैसे हैं? हाँ बेटा, हम सब ठीक हैं। बाबा, ये मछली और कुछ रसगुल्ले लाया हूँ, रख लीजिए। अच्छा चलो अंदर आओ, तुम कपड़े बदलो, मैं पानी नाश्ता लगाता हूं। गौरी, ओ गौरी, जरा रसोई में आओ, जमाई आए हैं। रात के खाने में शिवलाल खाना देखकर हैरान रह गया। पीतल की थाली में ढेर सारा चावल, दाल, 2-3 तरह की मछली, मिठाई, इतना कुछ देखकर शिवलाल घबरा गया। अरे इतना सब क्यों बनाया है? मैं इतना खाना खा नहीं पाऊंगा। गौरी, तुमने बाबा को बताया नहीं कि मैं ज्यादा नहीं खाता? गौरी के बाबा अपने जमाई बाबू से काफी लगाव रखते थे, इसलिए उन्होंने शिवलाल के लिए इतना खाने का इंतजाम किया। हाँ बताया था, लेकिन जमाई को कम खिलाएं ऐसा कैसे हो सकता है। खाओ बेटा खाओ, और चाहिए तो बताना। नहीं नहीं, पहले यही खत्म कर लूं, फिर देखूंगा। रात का खाना खाकर जब सब सोने गए, शिवलाल ने गौरी से कहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना। कल मैं अपने एक दोस्त के घर जाऊंगा, वो इसी गांव में रहता है। जाओ, लेकिन शाम होने से पहले लौट आना। क्यों? शाम को ऐसा क्या हो जाता है? जगतराम काका भी यही कह रहे थे। आते समय रास्ते में एक बरगद का पेड़ देखा था आपने? ध्यान नहीं दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे गांव वाले कहते हैं कि उस पेड़ पर कुछ रहता है। क्या? कौन रहता है? राम राम, रात में उनका नाम नहीं लेते। ओ अच्छा अच्छा, अब समझा मैं।
भूत प्रेत की बातें कर रही है ना? लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस पेड़ पर सच में कुछ है। जब मैं छोटी थी तब से सुनती आ रही हूँ। अरे मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। वो इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं, फिर भी कोशिश करूंगा जल्दी लौटने का। अगले दिन शिवलाल दोस्त के घर के लिए निकल ही रहा था कि अरे कहाँ जा रहे हैं जमाई बाबू? बाबा, दोस्त के घर जा रहा हूँ। इसी गांव में रहता है। रात को गौरी को बता चुका था। बाबा ने शिवलाल को चेतावनी देते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जाइए जाइए, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, शाम होने से पहले घर लौट आना, ठीक है? ठीक है बाबा, अब चलता हूँ। बाबा से बात खत्म करके शिवलाल दोस्त के घर निकल गया। लौटते लौटते शाम ढल गई। गौरी और बाबा की बातें उसे याद ही नहीं रहीं। जब वो फिर से जगतराम काका की दुकान के सामने से गुजर रहा था, जगतराम काका ने आवाज दी। अरे जमाई बाबू, कहाँ गए थे अब तक? क्या बताऊं काका, दोस्त के घर गया था। वो तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता था। किसी तरह बाद में आने का वादा करके निकला हूं वहां से। जगतराम काका थोड़ा चिंतित होकर बोले। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो, अब घर मत जाओ बेटा, आज हमारे घर पर ही रुक जाओ। नहीं काका, अगर मैं घर नहीं गया तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। समझ गया। कल गौरी भी यही कह रही थी। तुम डर रहे हो कि मुझे भूत पकड़ लेगा, है ना? हाँ बेटा, आगे एक बरगद का पेड़ है, वहीं वो रहता है। चिंता मत करो काका, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है और मैं इन पर विश्वास भी नहीं करता। मैं अकेला चला जाऊंगा, आप निश्चित रहिए। समझ गया, तुम मानने वाले नहीं हो। कम से कम एक लालटेन ले जाओ। उसकी जरूरत नहीं है काका, अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ कि रास्ता ना दिखे मुझे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शिवलाल घर पहुंच गया। अरे, तुम आ गए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि शाम से पहले घर आ जाना। तुम चुप रहो तो गौरी। हाँ जमाई बाबू, सब ठीक तो है ना? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? शिवलाल ने बस सिर हिलाया और चुपचाप कमरे में चला गया। बाबा, इसे क्या हुआ? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अरे कुछ नहीं बेटा, इतना पैदल चलकर आए हैं इसलिए शायद थक गए हैं। चलो खाना लगाते हैं। तुम ठीक हो ना? घर आते समय उस बरगद के पेड़ के पास कुछ देखा था क्या? शिवलाल फिर भी चुप रहा। गौरी ने सोचा कि वो बहुत थक गया है, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा और खुद भी सो गई। रात काफी हो चुकी थी, तभी रसोई से अजीब आवाज आने लगी। आवाज सुनकर गौरी की नींद खुल गई। उसने देखा शिवलाल बिस्तर पर नहीं है। वो डर गई। गौरी बाहर आई, लेकिन शिवलाल कहीं दिखाई नहीं दिया। डर के मारे वो अपने पिता और भाई को बुलाई। बाबा, ओ बाबा, उठो ना। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों जगा रही हो?
बाबा देखो ना एक बार, रसोई से अजीब तरह की आवाज आ रही है और तुम्हारे जमाई भी कमरे में नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना। क्या जमाई बाबू इतनी रात को कहाँ गए? पता नहीं बाबा, आवाज सुनकर मेरी नींद खुली, फिर देखा वो कमरे में नहीं थे। ठीक है, चलो पहले रसोई में जाकर देखते हैं। तीनों जब रसोई के दरवाजे के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवलाल जमीन पर बैठा था और अजीब तरह से मांस खा रहा था। शिवलाल के सामने जानवरों के मांस और हड्डियां पड़ी हुई थी। रसोई में चारों तरफ डरावना माहौल था। ये तुम क्या कर रहे हो? गौरी की आवाज सुनकर शिवलाल ने धीरे से सिर उठाया और उनकी तरफ देखा। मुझे बहुत भूख लगी है, घर में कुछ और है क्या? मैं सब खा चुका हूँ, लेकिन मेरी भूख अभी भी नहीं मिटी। मुझे और कुछ चाहिए, और चाहिए मुझे। इतना सुनते ही शिवलाल के ससुर ने डर के मारे झट से रसोई का दरवाजा बंद कर दिया। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी जाकर धर्मू दादा को बुला कर लाता हूँ। धर्मू दादा क्या कर पाएंगे बाबा? सुना है वो ओझा का काम जानते हैं, पता नहीं कितना कर पाएंगे, पर इस वक्त उनके सिवा कोई और याद नहीं आ रहा। मुझे पूरा यकीन है जमाई पर उसी बरगद का पेड़ वाला भूत चढ़ गया है। तुम लोग यहीं रुको, मैं जल्दी आता हूं। गौरी के पिता जितनी जल्दी हो सके धर्मू दादा के घर की तरफ बढ़ते हैं और साथ में अपने साथ चाकू भी लेकर चलते हैं, क्योंकि कहा जाता है रात में अपने साथ रास्ते पर चाकू रखने से कोई बुरी चीज पास नहीं आती है। चलते चलते वो धर्मू दादा के घर पहुंच गए। धर्मू दादा, ओ धर्मू दादा, बाहर आइए, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? इतनी रात में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ससुर जी ने धर्मू दादा को सारी बात बता दी। ये तो घोर अनर्थ हो गया है। चलिए जल्दी घर पर चलिए, इसका समाधान वहीं सुनब, हम सब जानते हैं तू कहाँ रहता है और कहाँ से आया है। अभी इसी वक्त अगर तू जमाई का शरीर छोड़कर नहीं गया तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं तो क्या कर लेगा? तू मुझे डरा नहीं सकता। मुझे पता है तेरे पास कोई ताकत नहीं है। मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही धर्मू दादा ने फिर से वही चीज फेंकी और पल भर में वो डरावनी आकृति गायब हो गई। गौरी, जाओ जमाई बाबू को कमरे में ले जाकर सुला दो। अब वो ठीक है, किसी बात की चिंता नहीं है अब। और बरिंदा, कल जमाई को लेकर मेरे घर आ जाना, मैं उसके लिए एक मादुली बना दूंगा। बैठी थी और शिवलाल उसके पास बेसुध पड़ा था। भूत को अपने आंखों के सामने देखकर सबके होश उड़ गए। अब तक उन्होंने सिर्फ गांव वालों से ही सुना था, लेकिन आज वही भयानक भूत उनके सामने था। क्यों रे, तू कहाँ रहता है और तू कौन है? यहाँ कैसे आया है और कहाँ से आया है? क्यों रे, तुझे क्यों बताऊं? तू है कौन? अच्छा, नहीं बताना तो मत बता। ये देख। धर्मू दादा ने अपने हाथ में पकड़ी चीज को अपने मन में कोई मंत्र जाप पढ़ते हुए उस प्रेत की तरफ फेंक दिया।
अगर पता चलेगा। कुछ देर बाद शिवलाल के ससुर धर्मू दादा को साथ लेकर लौटे। धर्मू दादा, देखो ना, इनकी हालत कैसी हो गई है। सब मुझे बता दिया गया है। देखो बरिंदा, मैं कोई बहुत बड़ा साधु या तांत्रिक तो नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत विद्या जानता हूँ। जो कर पाऊंगा वही करूंगा, लेकिन एक बात पक्की है, आज उस भूत को जमाई के शरीर से उतार कर ही छोड़ूंगा। धर्मू दादा, जो कर सकते हो करो, बस मेरे जमाई को उस भूत से बचा लो। धर्मू दादा ने धीरे से रसोई का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक डरावनी आकृति। अगले दिन बरेन दादा ने गांव वालों को कल रात की सारी बात बता दी। बरेन दादा, मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। आपके जमाई बाबू को जितना हो सके इस गांव से बाहर भेज दीजिए और हमें जल्द ही उस प्रेत को विनाश करना होगा। तब तक पूरे गांव में ये सूचना फैला दो, कोई भी शाम के बाद घर से बाहर ना निकले। हाँ अवश्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ दिनों बाद शिवलाल पूरी तरह ठीक हो गया। वो गौरी को लेकर अपने गांव वापस चला गया, लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो प्रेत दोबारा इस गांव में नहीं आएगा।